झेलम का यह युद्ध भारतीय इतिहास का बड़ा ही भीषण युद्ध रहा है। झेलम की यह लड़ाई इतिहास के महान सिकंदर और महावीर पोरस के बीच में हुई थी। इस भीषण संग्राम को सिकंदर और पोरस का युद्ध तथा बैटल ऑफ हाइडस पास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस भीषण संग्राम में हजारों सैनिक मारे गए थे। इतिहास का यह भीषण संग्राम आज से लगभग 2300 साल पहले यानी कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय माना जाता है। यह युद्ध यूनान के सम्राट सिकंदर और भारत के पंजाब में शासन करने वाले महाराजा पोरस के बीच में हुआ था। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान के विजयी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और इस देश के छोटे छोटे राज्य पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। उन दिनों में भारत की राजनीतिक शक्तियां बहुत ही निर्बल हो गई थी। इस निर्बलता का प्रारंभ महाभारत के बाद हुआ था। अपने जीस प्रताप और शौर्य के लिए भारत ने ख्याति पाई थी। वह सब का सब महाभारत में ही समाप्त हो चुका था और उसके बाद देश की शासन सत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी। देश में कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति न होने के कारण शासन व्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी। प्राचीन राजवंशों के शूरवीर देश के भिन्न भिन्न भागों में अपनी स्वतंत्रता सत्ता के साथ शासन कर रहे थे। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की देश में सैकड़ों संख्या में थी। हालत यह थी कि जो राजा राज्य कर रहे थे उनमें से कुछ छोटे और कुछ बड़े थे, लेकिन किसी पर भी किसी का आधिपत्य न था। भारत में सैकड़ों की संख्या में राजाओं और नरेशों का शासन था। उनमें भी आपस में द्वेष फैला हुआ था। जो नरेश जिससे बलशाली होता था, अपने से निर्बल के लिए वह घातक साबित होता था। इस प्रकार का द्वेष सभी के राजाओं के बीच में चल रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के वर्तमान नरेशों में कोई किसी का सहायक और शुभचिंतक न था। इन भयानक परिस्थितियों में देश में जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। जिस समय में राजनीतिक जीवन का वर्णन हम करने जा रहे हैं, उससे लगभग 200 साल पूर्व भारत में अहिंसा की शीतल वायु चल रही थी। जैन धर्म उससे भी पहले देश के प्रत्येक भाग में अपना प्रभाव डाल चुका था। दोनों ही अहिंसा के प्रचारक और प्रवर्तक थे। फारस के बाद सिकंदर एशिया के प्रदेशों को विजय करने के लिए निकला। उसने एक एक करके मध्य एशिया के कई देशों को जीतकर तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे कई राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद वह अपनी विशाल विजयी सेना के साथ एक एशिया के पूर्व सुदूरवर्ती देशों की ओर बढ़ा और अफगानिस्तान होकर बलख से काबुल का सीधा मार्ग उसने पकड़ लिया और हिंदू कुश को पार करता हुआ कोहे दामन की घाटी के पास पहुंचा। वहां से भारत के रास्ते पर चलकर जलालाबाद के पश्चिम की ओर एक स्थान पर सिकंदर ने अपनी सेना के साथ मुकाम किया। यहाँ पर कुछ समय विश्राम करके सिकंदर ने अपनी सेना का विभाजन किया और सेना का एक भाग देकर अपने 2 सेनापतियों को उस ओर रवाना किया और बाकी सेना के साथ सिकंदर पीछे चला। रास्ते में मिलने वाले नगरों, राज्यों और पहाड़ी सरदारों के किले की सेनाओं ने सिकंदर के प्रभुत्व को स्वीकार किया और जिसने इनकार किया उसमें यूनानी सेना ने उनका विनाश कर दिया। इस प्रकार भारत की ओर बढ़ते हुए यूनानी सेना ने अनेक लंबे लंबे पहाड़ी रास्तों, घाटियों, नदियों को पार किया। मार्ग में आर्नोस के करीब सिकंदर ने अपना एक संग्रह स्थान कायम किया और उसका अधिकार अपने एक सेनापति को दे दिया। फिर वहां से चलकर यूनानी सेना ओहिंद नामक स्थान पर पहुंच गई। इधर बहुत दिनों से लगातार यात्रा करने के कारण यूनानी सेना बहुत थक गई थी, इसीलिए उसको विश्राम की जरूरत थी। यह समझकर सिकंदर ने उस स्थान पर 30 दिन तक अपनी सेना को रुकने और विश्राम करने की आज्ञा दी। इससे यूनानी सेना बहुत ही प्रसन्न हुई। सिंध नदी के कुछ फासले पर तक्षशिला का राज्य था। यहाँ के राजा आम्बी ने कुछ ही दिन पहले इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया था। जिन दिनों में सिकंदर की सेना ओहिंद में विश्राम कर रही थी, राजा आम्बी के एक प्रतिनिधि ने यूनान सम्राट सिकंदर से मुलाकात की और तक्षशिला की ओर से यूनानी सेना के स्वागत की संपूर्ण तैयारियों का उसने जिक्र किया था।
इससे पहले तक्षशिला का स्वर्गीय राजा जो आंभी का पिता था, सिकंदर के सेनापतियों से मिलकर आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर चुका था। ओहिंद के राजा आंभी के प्रतिनिधि ने स्वर्गीय राजा के प्रस्ताव का समर्थन किया और तक्षशिला राज्य की ओर से श्रेष्ठ 700 घोड़े, 30 हाथी, 3000 मजबूत बैल और 10,000 भेड़ों के साथ चांदी के बहुत सिक्के उसने सम्राट सिकंदर को भेंट दिए थे। इस मुलाकात में राजा आंभी के प्रतिनिधि ने सम्राट सिकंदर को बताया कि राजा तक्षशिला आत्मसमर्पण करके यूनान के सम्राट की सहायता चाहते हैं। पंजाब के महाराजा पोरस और अभिसार नरेश के साथ राजा आंभी की शत्रुता चल रही थी। बसंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका था। मौसम के अच्छे दिन सामने थे। 30 दिनों तक विश्राम करने के बाद सिकंदर ने अपनी सेना की रवानगी और सिंध नदी को पार करने का निर्णय लिया। सेना विश्राम करने के बाद फिर उत्साह पूर्वक तैयार हुई और एक दिन प्रातः काल होते होते उसने तक्षशिला के राजा की सहायता से सिंध नदी को पार कर भारत की पवित्र भूमि पर पदार्पण किया। यह सिकंदर का भारत की धरती पर पहला कदम था जो भारत के तक्षशिला राज्य की सीमा में रखा था। यूनानी सेना ने कुछ समय तक्षशिला राज्य में विश्राम किया। राजा आंभी ने उसके सुख और सुविधाओं के प्रबंध में कोई कसर न रखी। सिकंदर और उसकी सेना को प्रसन्न करने में तक्षशिला राज्य की संपत्ति पानी की तरह बहाई गई। यूनान के विजयी सम्राट सिकंदर के साथ इस प्रकार मैत्री करके वह अपने शत्रु महाराजा पोरस और राजा अभिसारी को अपनी एक महान शक्ति के संकलन का प्रमाण दे रहा था। देश के जिन शत्रु राजाओं को वह स्वयं कभी पराजित न कर सका था और जिनकी शत्रुता के कारण वह बार बार नीचा देख चुका था, आज सिकंदर के साथ अपनी मित्रता करके मानो वह उनको लज्जित कर रहा था। तक्षशिला नगर में मुकाम करके सिकंदर ने आसपास के राज्यों पर अधिकार करने का संदेश भेजा और राजा अभिसार के पास अपने राजदूत के द्वारा अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। राजा आंभी के साथ राजा अभिसार की शत्रुता पहले से थी और सिकंदर के भारत में आने पर वह युद्ध के लिए तैयार था। महाराजा पोरस की सहायता में अपनी शक्तिशाली सेना भेजकर सिकंदर को पराजित करके भारत से उसे भगाने का उसने पहले से अपना इरादा बना रखा था। लेकिन यूनानी राजदूत के पहुंचने पर वह असमंजस में पड़ा। इसके संबंध में महाराजा पोरस की तरफ से क्या होगा उसे इस बात को समझने का मौका न मिला। एक भयानक दुविधा में पड़कर और यह सोचकर कि तक्षशिला का आंभी सिकंदर की मित्रता का लाभ उठाएगा, उसने यूनानी सम्राट के प्रति आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया। इस प्रकार सिकंदर ने पहली बार भारत में अपने दूसरे या राज्य पर कब्जा किया। अब सिकंदर के सामने महाराजा पोरस का प्रश्न था। उसने तक्षशिला में मुकाम करके पोरस के बारे में अनेक प्रकार की बातें सुनी थी, लेकिन सिकंदर एक असाधारण योद्धा था। उसने अपने राजदूत को तैयार किया और नियम अनुसार राजा पोरस के पास जाकर मिलने और आत्मसमर्पण करने का उसने संदेश भेजा। महाराजा पोरस का देश पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था और उनके राज्य में 300 बड़े नगर थे। राजा आंभी को छोड़कर दूसरे कितने ही राजाओं के साथ पोरस की मित्रता का संबंध था। पंजाब में अनेक राजा राज्य करते थे, लेकिन उनमें उस समय पोरस ही एक बड़ा राजा था और युद्ध में पराक्रमी और शूरवीर था। महाराजा पोरस के दरबार में अपने विजयी सम्राट सिकंदर का संदेश लेकर यूनानी राजदूत पहुंचा और अपना संदेश सुनाया। राजदूत के मुंह से गुलामी स्वीकार करने और यूनानी सम्राट से जाकर मिलने का संदेश सुनते ही भारतीय नरेश पोरस के संपूर्ण शरीर में आग की ज्वाला दौड़ गई। उसने बड़े बड़े नेत्रों से एक बार राजदूत की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस देश के सभी राजा और नरेश राजा आंभी की तरह कायर नहीं है। गुलामी और आत्मसमर्पण इस जीवन में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं सोच सकता। सिकंदर ने समझने की भूल की है। पोरस ने राजदूत को जवाब देते हुए कहा, मैं आऊंगा और अपनी सेना के साथ सीमा पर युद्ध के लिए तैयार मिलूंगा। उसके बाद पोरस का उत्तर लेकर राजदूत वहां से लौटा और अपनी सेना में पहुंचकर उसने सिकंदर को पोरस का जवाब सुनाया। सिकंदर ने ध्यान पूर्वक राजदूत के मुंह से पोरस के कहे हुए शब्दों को सुना। सिकंदर
ने समझ लिया अब पोरस के साथ युद्ध होगा और भारत में सिकंदर का पहला युद्ध यहीं से प्रारंभ होगा। उसने यह भी समझा कि राजा आंभी और पोरस में क्या अंतर है। पोरस के अंतःकरण में छिपे हुए शौर्य और स्वाभिमान को भी उसने अनुभव किया। तक्षशिला राज्य में काफी समय तक रहकर स्वागत सत्कार और अपूर्व सम्मान के साथ कुछ दिन बिताकर सिकंदर युद्ध की तैयारी करने लगा। पोरस के पास राजदूत को भेजने के पहले उसका ख्याल था कि अभिसार के राजा ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया है। इस दशा में पोरस भी अधीनता का स्वीकार करेगा और युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन पोरस का जवाब सुनकर उसका यह भ्रम दूर हो गया। पोरस को सिकंदर का संदेश मिल चुका था। उस संदेश में अपमान और पराजय की चिंगारियां थी। उस संदेश को सुनते ही पोरस ने सावधान होकर उसका जवाब दिया, लेकिन उसके बाद उसे सब युद्धमय दिखाई देने लगा। वह भारतीय नरेश था और शूरवीर था। विजयी सिकंदर के साथ युद्ध करने में उसका हृदय हत उत्साह न हुआ। वह जानता था आज देश की शक्तियां सैकड़ों भागों में विभाजित है और सभी शक्तियां एक दूसरे से अलग है। फिर उसको देश की वीरता और शूरता पर अभिमान था। वह क्षत्रिय कर्तव्य का पालन करना जानता था। वह जानता था कि एक शूरवीर पुरुष को युद्ध करने में ही सुख मिलता है। उसे विश्वास था कि अभी भारतीय वीरता का अंत नहीं हुआ है। सिकंदर और उसकी यूनानी सेना के साथ युद्ध करने के लिए उसके अंतःकरण में उत्साह और उमंग की बाढ़ आने लगी। सिकंदर के साथ युद्ध करने और भारतीय स्वाधीनता की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए पोरस ने अपनी सेना में युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। एशिया के अनेक देशों के विजेता सिकंदर के मुकाबले में युद्ध करने के लिए आज पोरस का उत्साह बढ़ रहा था। यूनान की विशाल सेना को पराजित करने के लिए उसने अपनी शूरवीर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। जिन वीर सैनिकों ने युद्ध की भयानक मार के सामने कभी मुंह न मोड़ा था और जो संग्राम में मारे जाने पर एक वीर पुरुष के मोक्ष पर विश्वास करते थे, इस प्रकार के चुने हुए वीर सैनिकों की उसने एक सेना तैयार की। उसकी इस सेना में 4000 ऐसे वीर सैनिक अपने उछलते हुए घोड़े पर तैयार होकर सामने आए, जो पोरस की सेना में प्रसिद्ध अश्वारोही सैनिक समझे जाते थे। युद्ध क्षेत्र पर जाने के लिए 200 भयानक लड़ाकू हाथी तैयार हुए, जिनको देखकर ही भय मालूम होता था। इन सब के साथ साथ 300 रथों पर बैठकर पंजाब के वीर योद्धा धनुष बाण लिए दिखाई देने लगे। युद्ध के जोशीले बाजों के साथ बड़ी तेजी से सेना की तैयारियां हो रही थी। अधिकारी सेनापतियों ने अपनी तैयारी की सूचना की। उसके बाद अपने शक्तिशाली हाथियों पर बैठकर 50,000 सेना के साथ पोरस युद्ध के लिए रवाना हुआ। इस रवानगी के पहले पोरस ने अपने विश्वस्त सेनापतियों के साथ युद्ध का खाक तैयार किया। पोरस ने झेलम नदी के तट पर पहुंचकर मुकाम किया और नदी के दूसरी तरफ आने वाली यूनानी सेना पर निगरानी रखने के लिए उसने अपने सैनिकों का नदी के किनारे पर पहरा लगा दिया। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसी झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था और इसी नदी के नाम के कारण ही इस महासंग्राम को इतिहास में झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे और इसका दूसरा पार्ट जिसका नाम होगा बैटल ऑफ हाइडेस्पास पार्ट 2, उसमें आप देख सकेंगे सिकंदर और पोरस की सेना का रण क्षेत्र में टकराव। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।